बच्चों कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। तो पिछली कक्षाओं के क्रम में जिस तरह व्याकरण में आपने रस, अलंकार पढ़े, समास, संधि, विच्छेद जो भी पढ़े, तो आज की इसी श्रृंखला में आज नया एक अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है हिंदी छंद शास्त्र। तो आप समझेंगे छंद क्या हो, इसे शॉर्ट में जानेंगे। छंद क्या होता है? किसी गद्य और पद्य रचना के बीच पुल का काम करता है। समझिए, जो छंद है ना, इससे ही हम पहचान करते हैं कि कोई रचना गद्य में रचित है या पद्य में रचित है। तो आप रनिंग में लिखी हुई होती है, वाक्य वाही वाक्य, तो आप उसे गद्य कह देते हैं। वही रचना गेय पद में गाने योग और किसी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक लय और लयबद्ध तरीके से लिखी हुई रचना है, उसे हम क्या कहते थे? काव्य कहते हैं। तो सही परिभाषित शब्द ये होगा, छंद किसी साहित्य का गद्य और पद्य के बीच का पुल का काम करता है। समझ गए? तो छंद क्या है? एक बीच का पुल है। इस पार जाएंगे दूसरा, इस पार जाएंगे तो दूसरा हो जाता है। तो इस तरह छंद काव्य में और गद्य में अंतर स्पष्ट कर देता है। तो आइए इस छंद के हम विस्तार से पढ़ते हैं क्लास में। और उसको छंद छंद दो प्रकार से होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णक छंद। तो आपके इसी कोर्स में ज्यादातर मात्रिक छंद है। तो इसमें पहला दोहा आएगा, सोरठा, चौपाई और रोला, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। चूंकि अगली कक्षाओं में जाएंगे तब आपको विस्तार से पढ़ पाएंगे। यही काफ़ी है, क्योंकि अब इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काफ़ी आता है। और फिर बाद में आपकी जो शिक्षा की वजह से ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ाई होती है, तो उसका हम जब भुगतते हैं कि आपको नए सिरे से अध्ययन करना पड़ता है। तो अभी से इस क्लास के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में ही और बहुत अच्छे तरह से छंद को मैं पढ़ा पाऊँ। ठीक है? तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हिंदी छंद शास्त्र। चलो, थोड़ा कैमरा हो गया। तो छंद किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है। देखिए छंद किसे कहते हैं। जिस रचना में वर्णों, वर्ण आप जानते हैं, आ से लेकर ज्ञा तक, मात्राओं, यति, यति रुकने के स्थान को कहते हैं, गति मतलब लय कितना तेज चलते हैं, कम रुकते हैं, और तुक, तुक किसको कहते हैं? तुक कहते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में अंत में आते हैं। ठीक है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, तो पाए शब्द आया है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो पीछे भी आया, ये आया है और पाए में भी आया है, इसको तुक कहेंगे। बीच बीच में हम रुकते हैं, उसको यति कहते हैं। और तुक, गति किसको कहते हैं? जो हमारा कहने का चाल होती है ना, पढ़ने की, कब तेज चलना है, कब हमें स्लो चलना है, तो उसको हम गति कहते हैं जब छंद को पढ़ते हैं। तो मात्राएं आगे जाकर बताऊंगा। वर्ण आप जानते हैं, जो वर्णमाला है। तो जिस रचना में वर्णों, मात्राओं, यति, गति और तुक आदि का विशेष नियम पूर्वक ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। तो समझ गए? इन सभी चारों पांचों चीजों का हम रचना में ध्यान रखते हैं और ये सब उसमें अप्लाई होती हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? छंद। ये सारी चीजें नहीं होंगे उसमें तो क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। जिस तरह मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, तो इसमें ना कोई वर्ण, मात्रा, यति, गति, कोई तुक नहीं है। सीधा जिससे लेके और कहते हैं, सीधा एक वाक्य हो गया। तो याद रखने योग्य बातें देखिए, काव्य में लय और मधुरता पैदा करने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। मधुरता है तभी तो काव्य अच्छा लगता है। कोई गेय पद है या कोई गाना सुना है या भजन सुना है ना, जो कोई काव्य रचना होती है, तो आप अच्छा सुनते हो आनंद पूर्वक। अब एक उसको गद्य को सुनाया जाए तो कथा सी सुनेंगे तो आप उब जाएंगे लगातार। तो इसलिए क्या है कि काव्य में लय मधुरता पैदा करने के लिए छंद का प्रयोग किया जाता है। छंद मुक्त रचना को गद्य, देखो आगे स्पष्ट, और छंद युक्त रचना मतलब जिसमें ये छंद की बातें होंगी, उस रचना को क्या कहेंगे? पद्य, या उसी को हम कविता कह देते हैं, उसी को हम काव्य कह देते हैं। तो अब आप लोग पाठों में पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं आपको कि ये गद्य खंड से लिया गया है, और ये जो है सूरदास, रसकान, तुलसीदास, तो इनकी जो रचना क्या कहते हैं? काव्य खंड से ली गई है। तो समझ गए? उन्हीं को हम पद्य बोलते हैं, उन्हीं को हम काव्य बोलते हैं या कविता बोलते हैं। तो चलिए, आप इस परिभाषा के माध्यम से जान गए। आगे चल के देखते हैं छंद के मुख्य अंग। तो छंद के अंग क्या है? जिस तरह रसों के अंग बताए हमने, ऐसे ही छंद है तो इसके अंग होंगे। अभी शॉर्ट में आपको बताया कि इसके वर्ण, अब देखो विस्तार से इसको जानते हैं। वर्ण, वर्ण आप जानते हैं अक्षर होते हैं, आ से लेके ज्ञा तक, इसमें कोई बात ही नहीं कहने की। तो मात्राएं क्या होती है? मात्राएं वो है
इसमें वो मात्रा नहीं, आ ई ऊ की ओ की मात्रा, ये मात्रा नहीं है इसमें, ई और ऊ और ए मात्राएं हैं, पर इनकी काउंटिंग अलग अलग होती है, आगे मैं बताऊंगा। तो मात्राएं, अरे सॉरी फ्लाइट मोड का नहीं लगा था क्या? फोन आ गया, इसके लिए सॉरी। ठीक, इसके लिए सॉरी, मैं इसको फ्लाइट मोड पर नहीं कर पाया। अरे पता नहीं है क्यों परेशान कर रहा है यार, थोड़ी देर में, सॉरी इसके लिए। मैं इसको फ्लाइट मोड पर लगाना पड़ गया यार, फोन आ रहा है। चलो, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा रुकावट आई क्योंकि मैं फ्लाइट मोड पर रखना भूल गया था इसको, अब वो इसलिए बीच में कॉल आ गई। तो चलो चलते हैं, हम कहाँ चल रहे थे, मात्रा। तो वर्णों को समझ गए, वर्ण क्या है, आ से लेके ज्ञा तक जितने भी वर्ण आते हैं काव्य में, तो वो वर्ण होते ही हैं, जिसे वर्णमाला कहते हैं। मात्रा, उच्चारण में क्या है, लगने वाला समय। अब क्या कहते हैं, किसी हम मात्रा को क्या कहते हैं, ये छोटी है तो इसे छोटी कहते थे, इसको क्या है जो बड़ी है बड़ी। तो ये मात्रा हम छोटी बड़ी के नाम से जानते हैं, पर छंद में इसका अलग विशेष स्थान है। इसके जो समय है ना, लगने वाला समय का जो स्थान है, कौन किस मात्रा में कितना समय लग रहा है, तो उसी को हम इसमें मात्रा बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण में लगने वाला समय, इसमें क्या होती है, एक होती है लघु, एक छोटी मात्रा, उसे क्या कहते हैं, लघु। लघु, और बड़ी वाली इसको क्या कहते हैं, गुरु। ठीक है, इस तरह दो मात्राएं होती हैं इसके अंदर। तो मात्रा हुई। अब तीसरा है यति। यति कहते हैं पढ़ते समय रुकने का स्थान, विराम। जैसे पढ़ते पढ़ते हम बीच में बताते हैं कि कॉमा आ गया या पूर्ण विराम आ गया तो रुकते हैं, हमें वहाँ थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है। इसी लय और तो तभी बनता है काव्य के अंदर। तो यति कहते हैं जो छोटा कॉमा आ गया, अगर बाकी पूरा है तो यहाँ एक पूर्ण विराम आ जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के ये अर्धविराम भी आ जाता है। तो इस तरह की जो रुकावट होती है काव्य पढ़ते समय, उसको हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अब गति पे आइए, गति क्या है, मोशन, इसमें वो गति नहीं है, तो पढ़ने का प्रवाह है, मतलब हम कितना किसी बात को, लाइनों को कितना तेज पढ़ते हैं और कितना उससे हम स्लो पढ़ते हैं, कहाँ हमें गति की तेज की जरूरत है और कहाँ हमें कम की जरूरत है, इसी को हम क्या कहते हैं, लय। समझ गए ना, गति जो काव्य में जो गति होती है उसका नाम है लय। एक लय या तान में, एक मतलब लय में कोई गाता है, गाना गाता है, तो उसे लय कहते हैं। चरण, चरण क्या होता है, चरण होती है बनावट, बाहरी बनावट होती है। छंद के भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पद कह देते हैं या पाद कह देते हैं, हिस्से होते हैं। किसी के जो खंड होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चरण कह देते हैं। तो इसे जैसे दोहे में 4 चरण होते हैं, चौपाई में 2 चरण होते हैं, और सोरठा में 4 चरण, रोला में 6 चरण, इस तरह चरणों में बटे होते हैं। जिन छोटी लाइनों को हम क्या है, चरण कहते हैं। तो आगे जाके बताऊंगा चरण क्या है। तुक, तुक आप जानते ही हैं, अंत में समान ध्वनि वाले शब्द आएंगे। जिस तरह कोई दोहा है या कोई चौपाई है या कोई भी सोरठा हम गाते हैं या पढ़ते हैं, तो काव्य में होगा कि उसके अंतिम लाइन के जो शब्द है ना, वो वर्ण है या शब्द, कभी कभी शब्द एक साथ आता है, कभी कभी क्या कोई वर्ण एक जैसा मिलेगा, तब उसको क्या कहते हैं, तुक। तुक मिल गया। अब बेतुक होगा ना, कोई कुछ कहेगा अगली लाइन पिछली लाइन में कुछ, तो हम क्या कहेंगे, उस रचना को क्या कहेंगे, बेतुकी रचना है। तो इसलिए तुक शब्द है। तुक का मतलब है अंत में समान ध्वनि वाले शब्द। तो समझ गए, ये 6 पार्ट क्या होते हैं, इस छंद के पार्ट होते हैं छंद के। अब इनको हम, अब छंद को एक एक करके अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो आइए, मात्रा गणना, समझ यहाँ मात्रा लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होना आप लोग, वो मेरा कैमरा है ना वहां से ढक गया है। तो मात्रा, अभी जो शब्द आया था ना, मात्रा की गणना कैसे करते हैं, बस इस बात ज्यादा दिक्कत नहीं समझने की। छंदों को पहचानने के लिए हमें मात्राओं को सही सही गिनना आना चाहिए। ठीक, छंद में जब हम आगे बताएंगे कि इसमें इतनी मात्राएं होती हैं, इतने चरण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उससे पहले इन चीजों को बारीकी से याद करना है तुम लोगों को कि लघु मात्रा, लघु माने छोटी, जैसे तुम छोटी मात्रा अब तक कहते चले आए हो,
छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की वो बड़े ऊ की। तो इस तरह उसी कोई नया नाम नहीं है। लघु मात्रा का हम एक डंडा लगाते हैं, बस ये डंडा लग रहा है। बट जब लघु मात्रा है, जब उसकी हम काउंट करेंगे तो एक डंडा लगाएंगे इसको। और जो गुरु है बड़ा है, जो उसकी बड़ी मात्रा होती है उसमें हम गुरु लगाते हैं, ये ऐसा होता है। तो ये दो चिन्ह लगाते हैं हम छंद में, काउंटिंग करेंगे जब आगे जाके बताऊंगा इनका महत्व। तो हर्ष छोटे स्वर, हर्ष माने छोटे कह दिए, स्वरों के लिए एक मात्रा गिनी जाती है। जो छोटे स्वर होते हैं उनके लिए एक मात्रा गिनी जाती है, और इससे हम खड़ी पाई से हम प्रदर्शित करते हैं जब लिखते हैं। जब ध्यान रखना इसको, ये खड़ी आई बनाते हैं और इसको एस बनाते हैं। इसका संकेत खड़ी पाई है, देखो लिख रहा है ये खड़ी, इसका संकेत क्या है, खड़ी पाई है। अब आगे चलते हैं गुरु मात्रा। तो गुरु मात्रा है ये, इसको क्या करते हैं, एक काउंट करते हैं, इसका मतलब एक होता है, और इसका मतलब क्या होता है, दो। ध्यान रखना इस बात को है। तो इसको जो खड़ी पाई हम आई जैसा लिखते हैं, ये एक है, और गुरु मात्रा को हम एस के रूप में लिखते हैं, और इसकी काउंट कितनी करते हैं, दो मात्राएं काउंट करते हैं, समझ गए ना। दीर्घ बड़े स्वरों के लिए दो मात्राएं गिनी जाती हैं, और इसका संकेत ये है। इसका संकेत क्या है, अवाग्रह ये शब्द है, पर हम इसको ही कहते चलते हैं। और ये आपको संस्कृत का शब्द है, दिक्कत आएगी याद करने में, सुनने में। इसको बस इसको एक शॉर्ट के रूप में एस लिख देते हैं कि ये बड़ी लघु मात्रा है, ना कोई परवास आती है कुछ नहीं। आपको तो कभी ये पूछा जाएगा, बस कितनी मात्राएं काउंटिंग करके पूछा जाता है, आप निकाल सकते हैं इसको। तो समझ गए। तो जो मात्रा गणना का नियम क्या है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा, इनको दो मात्राओं से प्रदर्शित करते हैं छंद को, और आगे जाके हम काउंटिंग करते हैं। लघु मात्रा लगाने का नियम, अब देखिए लघु मात्रा आई है आगे, ध्यान रखना इसका, नीचे कैमरे के नीचे लघु लिखा हुआ है, लघु। ठीक, तो हो सकता है मैं इधर ले आऊं, इधर ला दूं, ठीक है, यहाँ अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ अच्छा रहेगा, कोने से हम बैठे रहेंगे, तो फिर तुम्हें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना। अब अच्छा लग रहा है ना। अब देखते हैं क्या लघु मात्रा। ठीक है, लघु मात्रा में क्या होता है कि ये मैंने पिछली बार बताया था, पिछले पृष्ठ पर, कि ये एक को काउंट करता है। ठीक है, एक को काउंट करता है और आई लिखते हैं इसको। तो इसको अब देखिए किन किन को हम एक समारते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें ये छोटा बड़ा, छोटा आ है पहली बात, छोटा आ, और छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ध्यान रखना इसको। आ ई उ रे, ये चार हैं। ये इनके स्वर अगर आए, अगर किसी पंक्ति में ये सारे स्वर या इनकी मात्राएं आए, तो क्या होगा, वाले वर्णों पर एक मात्रा लगती है, इसको एक समारेंगे। चार ही हैं, अ ई उ रे, इनको याद रखना है। इनको हम, ये किसी अकेले भी आ सकता है, या किसी पे ई है तो छोटी की मात्रा लग रही है, दिन लिख रहा होगा कहीं तो दिन, तो तब भी ये छोटी ई की वजह से एक काउंट होगा, ध्यान रखना। ठीक, ये अकेले हों या स्वर वाले वर्णों पर या किसी भी वर्ण पर ये मात्रा लगी हुई हो, तब हम एक काउंट करेंगे। और चंद्र बिंदु वाले अक्षरों पर भी याद रखना, ये चंद्र बिंदी होती है ना, किसी शब्द पर ये चंद्र बिंदी लगी हुई हो, तो उस शब्द की काउंटिंग, वर्ण की काउंटिंग हम एक करेंगे, ध्यान रखना, एक वाली मात्रा होगी। उदाहरण, उदाहरण से समझा रहा है, कमल है, क्या कमल लिख रहा है, तो हम क्या है, का एक, माँ का एक और ला का एक, तो कितनी मात्रा होगी इसमें, समझिए ना। अकेला कोई भी वर्ण हो और इसकी लघु मात्रा हो, आ, अकेला आ है तो आ की मात्रा रही है काम है, तो ई लग रहा हो, ऊ लग रहा हो और री लग रही हो, ये चारों स्वरों की मात्रा लग रही हो, तो उसे हम अकेले में एक एक सब काउंट करेंगे, ध्यान आ गया। जैसे कमल, तो एक एक एक, तीन हो गया इसका, बराबर तीन। मुनि, मुनि में क्या है, छोटी होगी मात्रा, तो ये भी एक है, और ना है ये भी एक है, तो क्या होगा, दो होगा। ठीक, ऐसे हंस, हंस शब्द आ जाए, तो हंस में क्या होगा, हाँ की चंद, ये चंद बिंदी लग रही है, सा है अकेला है, तो ये भी स्वर में आएगा, एक में आएगा, तो एक और एक दो। इस तरह ध्यान रखना, इसको मैं समझाऊंगा, आप ये सोचना ना कि ये एक कहाँ से आ गया, दो कहाँ से आ गया। ध्यान रखना, अकेला है बिना मात्रा का, मात्रा रहित अगर कोई स्वर है तो उसकी एक काउंटिंग होगी। अगर चंद्र बिंदी के साथ कोई स्वर है तो, या वर्ण है, तो एक काउंटिंग होगी, ध्यान रखना इसी बात को। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो गुरु मात्रा है वो कहाँ लगती है, गुरु मात्रा कहाँ लगती है। तो गुरु की मात्रा का संकेत ऐसे लगता है, लगाने के नियम। अब देखिए गुरु मात्रा लगाने के नियम, तो पहला नियम देखिए, जैसे छोटा आ ई उ ये गए उसमें, अब आइए जो बड़े में, जिसे हम बड़ा बड़ी बड़ा बोलते हैं ना, अब ये याद रखने की बात है यहाँ पर, आप इसको छोटी ए ना मानना, दो में कंफ्यूज होते हैं बच्चे ज्यादातर, ये ध्यान रखना इसी बात को, कि अगर हम एक ही छोटे छोटे को मानते हो, कहीं आप एक ना मान लें इनकी, इसलिए वो केवल चार ही वो एक काउंट होते हैं,
और बाकी ये सारे क्या होंगे, दो में काउंट होंगे, ठीक है, एस में काउंट होंगे। इसमें आप जानते हैं बड़ा आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ा ऊ आया है, और बड़ी ए है, बड़े ओ है। तो ये तो आते ही मान लेंगे कि बड़ी मात्रा है तो दो हो गई, पर इसका जरूर ध्यान रखना, मैंने इसीलिए इस पर हाईलाइट किया कि ए और ओ, ये बेशक छोटी ए है और छोटा ओ, पर ये काउंट दो होते हैं, ध्यान रखना, ध्यान महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात है, यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे आगे काउंट करने में, छोटी ए और छोटा ओ, तो इसकी जो काउंट होंगी वो दो होंगी। अब दूसरी देखिए, अब एक पहले मैंने चांद बिंदी बताई थी, तो ये इसके लिए होता है, अगर किसी शब्द पर, किसी वर्ण पर ये अंकी बिंदी लगी हुई है ऊपर और विसर्ग है, ये दोनों विसर्ग वाले हैं, ये भी आगे जाके पढ़ते हैं, ये दोनों बिंदी हो विसर्ग हो तो दो काउंट होगा, ध्यान रखना। केवल चंद बिंदी हो, आंख है, चांद है, तो जैसे हंस, तो इस शब्द के चंद बिंदी आप जानते हैं लगाया रहता है शब्द। अगर अनुस्वार है, इसको देखो हम अनुस्वार बोलते हैं और इसे चंद बिंदी बोलते हैं, अंतर है इनमें। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, चंद बिंदी बोलते हैं, जो चांद में रख के गोल में और बिंदी लगा है, ये अनुस्वार बोलते हैं। इसमें पंचम अक्षर होता है, उसी की बिंदी लग जाती है। और ये आप जानते हैं विसर्ग जो दो मात्राएं होती है, दो पॉइंट होते हैं। अब तीसरा देखिए, इनके दो दो काउंट हो, विशेष नियम में और देख लीजिए एक बार। विशेष नियम क्या कह रहा है कि अक्षर, संयुक्त अक्षर जो जॉइंट वाले होते हैं, आधे अक्षर से ठीक पहले, संयुक्त अक्षर है जैसे जोड़े होते हैं, आगे आके सत्य में आया जो, या दो आया, कहीं भी आ जाता है अक्षर, तो आधे अक्षर से ठीक पहले वाले अक्षर पर जोर पड़ता है, जैसे सत्य, तो सत्य सत्य नहीं कहेंगे हम, सत्य आराम से कह दिया, स को जोर लगा के बोलना पड़ा है, और ता को आधा स्वर रहते हैं तो ता बोल दिया और या बोल दिया, तो इसी बात को कह रहे हैं वो, कि संयुक्त अक्षर आधे अक्षर से ठीक पहले अक्षर पर जोर पड़ता है, अतः वह गुरु, अतः वह क्या होगा, दो गुरु हो जाता है। जैसे सत्य शब्द है, अब सत्य शब्द में क्या है, आपको आप उसके हिसाब से चलेंगे तो एक मानेंगे, जबकि वो ये इस बात को कह रहे हैं यहाँ अगर अगला कोई भी वर्ण या अक्षर आधा दिया है तो ये सा पर जोर पड़ रहा है, इसलिए सा को दो काउंट करते हैं, और पीछे क्या है या, अब या को अकेला संभालेंगे, तो इसके लिए दो और प्लस एक, तीन हो गई मात्रा, तो सत्य पे कितनी मात्रा हो गई, तीन हो गई। याद रखना, आधा अक्षर आए उससे पहले कोई भी अगर वर्ण आता है ना, तो वो क्या होता है, दोहरा काउंट होता है। इतना जान गए, चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा क्लास लंबी है पर आप शांति से समझिए, और एक बार समझ गए ना आपके जीवन भर काम आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो क्योंकि ये पिछली इतना क्लासों में नहीं बताया जाता है, मैंने जो ऑनलाइन काम किया है आपकी शिक्षा देने हेतु, तो ये निःशुल्क शिक्षा है, आप लोग ग्रहण करिए, ऐसा आपको क्लासों में भी कहीं भी नहीं मिलता है, तो बहुत शांतिपूर्वक में, और छुट्टियों की दिन चल रहे हैं तो इसलिए आराम से ये बना रहा हूँ, और आप एक बार नहीं दो बार तीन बार देखिए, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, देखो भाई माँ साहब वो अच्छा बता रहे हैं, और आप जानिए इस चीज़ को क्या है, निःशुल्क, और फालतू चीज़ें देखने से ये शेयर करेंगे, वो कुछ ज्ञान की बातें आगे जाके काम आएंगी, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। देखिए अगला है दोहा छंद, अब हम स्टार्ट करते हैं मेन छंदों पर, बाकी जान गए, परिभाषा जान गए, लघु गुरु जान गए, मात्रा लगाना जान गए, अब चलते हैं जो असली एक पहला छंद लेते हैं, दोहा। दोहा पढ़ते हैं, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, इस तरह दोहे पढ़ते हैं, दो लाइनों का होता है, जिससे आप जानते हैं कि दोहा है। दोहा छंद क्यों है और इसमें क्या है, छंद की जो गुण है, पहचान क्या है, तो आज इसमें हम स्पष्ट करेंगे। दोहा हिंदी का सबसे लोकप्रिय अर्धसम मात्रिक है। अर्धसम का मतलब समान कहते हैं, सम को, अर्ध माने आधा, तो आधा समान है। अब ये मात्रिक छंद है, इस पर ये मात्राएं चलती हैं, समझ गए ना। मात्रिक छंद का मतलब इन्हीं को मात्रा बोलते हैं, एक डी पाई और एक एस, तो इसको एक समारते हैं, इसको दो समारते हैं, बस इतना ही है, तो इसीलिए इनको मात्रिक छंद बोलते हैं। अर्धसम ये है कि हम आगे बताएंगे, इनके जो चरण है ना वो अर्धसम होते हैं, ठीक है, समान नहीं होते, तो आधे समान होते हैं इसलिए अर्धसम बोला जाता है। तो आगे जाके बताऊंगा ये अर्धसम क्या है, मतलब चार चरण होते हैं इसके, दो एक तरह से होते हैं, दो एक तरह से होते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ देखो नीचे दिया गया, देखिए दोहा की परिभाषा देखिए, देखा होगा तुमने, दोहा समझिए पहले, दोहा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख रहा होगा, फिर एक कॉमा होगा रुकने का स्थान, समझ गए ना, पहले देखिए, फिर यहाँ पूरा एक विराम लग रहा होगा, छोटा सा कॉमा होगा, अब एक और यहाँ होगा, और एक विराम यहाँ होगा छोटा सा रुकने के लिए, और एक फुट पूरी लाइन के बाद यहाँ डबल एक डंडा लगा होगा, इस तरह दोहे में लिखा होगा, देखा होगा अक्सर तुमने। तो ये अब देखिए मैंने जो चार डंडे खींचे हैं ना, यही चरण होते हैं, क्या है, यही चरण होते हैं, दो और
3 और ये 4। तो 4 लाइनों में बांट देते हैं, मतलब अर्ध लाइनों में। यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक लाइन हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक लाइन हो गई यहाँ तक। तो इसको हम क्या है, एक लाइन कह देते हैं। पर जो लाइन के बाद जो कोमा होता है ना, इसे हम यति कहते हैं, मैंने बताया था रुकना। तो दोहे में कुछ पढ़कर हम रुकते हैं, फिर आगे पूरी लाइन को करते हैं। तो इस तरह जिनके जो लाइनों के रुकने का जो पहला पंक्ति होती है उसे हम चरण कहते हैं। तो इस तरह दोहे में क्या 4 चरण होते हैं। तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में, तो ये क्या है, विषम चरण कौन से हैं, ये 1 और 3, और ये 2 4 सम है, सम संख्या होती है ना 2 और 4, और ये 3 विषम हो गया। तो इसके विषम चरणों पहले और तीसरे, पहला और ये तीसरा हो गया, दूसरा और ये चौथा है। तो मात्राएं तथा सम चरणों दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना इस बात को कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे में, पहला है ये और तीसरा ये हो गया, इसकी क्या है 13-13 मात्राएं, इनमें क्या है 13 मात्राएं होंगी, ये 13, और इसमें क्या है 11-11-11। तो 13 और 11 कितने हो गए 24। ध्यान रखना, तो ये 24 मात्रा होती है एक दोहे। ये यही पहचान है दोहे की। पहले दोहे इसमें चरण में 13 होंगी, अगले में 11 होंगी, तो 24 हो गई एक लाइन में। अगली ऐसी दोहे की लाइन है तो 13 इसमें होंगे और इसमें कितने 11, तो 24 फिर हो गए इस तरह। समझ गए, इस तरह दोहे की रचना होती है। 24 चरण होते हैं दोनों में, और इसमें 13-11 पे यति होता है। तो समझ गए इस प्रकार। अगला दोहे का उदाहरण के आधार पर और हम समझेंगे। दोहा 13 + 11 मात्राएं होती हैं। मैंने बताया था पहला चरण आएगा, फिर क्या आएगा दूसरा आएगा, उसकी 11 आएंगी, फर्स्ट इसमें फर्स्ट आएगा ये वाला, और ये सेकंड चरण होगा। तो ये 13 और 11 24 हो गई। पहला और तीसरा चरण 13, दूसरा और चौथा चरण 11। तो इस तरह ये 24 मात्राएं हो जाती हैं प्रत्येक पंक्ति में। तो आगे चलिए, प्रथम और द्वितीय चरण बार बार वही रिपीट कर रहा है कि 13 और 11 मात्राएं होती हैं, 24 मात्रा हो गई। अब देखिए 13-11 कैसे। अब देखिए एक दोहे की पंक्ति है, रहमन चार, कभी कभी इसमें देख नहीं है रहमन में ई लगा होता है, रहमन भी कर दिया, रहमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। ये दोहे की पंक्ति है। तो इसमें देखिए आप लोग, चरण पहला यहाँ से यहाँ तक एक चरण हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चरण हो गया। तो मात्रा की काउंटिंग करके देखते हैं दोहे के किस तरह साक्ष्य में। हमें 13 और 11 24 चाहिए। तो आप देखिए 1 2 3 4 और 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 1 13, कितनी है इसमें 13। कहाँ तक राखिए तक, ये एक दोहा का अर्ध समय, यहाँ तक आधा दोहा हो गया। बिन पानी सब सून, तो इसमें देखिए बिन में छोटी की मात्रा है एक डंडा, ना है एक डंडा लगा हुआ है, पा बड़ा का डंडा है तो ऐस हो गया, नी बड़ी की ध्वनि है तो क्या है ऐस होगी, सा अकेला है एक हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 13 हो गई और यहाँ ये 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 और 11। अब 13 देखिए यहाँ तक, समझ रहे हैं आप लोग, 13 यहाँ तक आएंगे, ये वाला ये यहाँ तक 13 होंगे। ठीक, क्योंकि 13 और 11 मात्रा होती है तभी वो दोहा की पंक्ति बनेगी, इसको हम चरण कह देंगे। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि दोहे में क्या होता है, पहले और दूसरे चरण में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। तो रहीमन पानी राखिए तक 13 मात्रा हो गई, बिन पानी सब सून तक 11 मात्रा। इस तरह 13 और 11 बराबर 24 हो जाएंगे। 24 मात्राएं इस दोहे के अंदर हो। अब आगे चलते हैं। अब अगला चरण देखिए, अभी वो 2 चरण बताए हैं आपने, तृतीय और चौथा। अब अगला चरण है कि इसमें तीसरा और चौथा चरण, इसमें 13 होंगी और चौथे में क्या है 11 होंगी। देखो पानी गए न उबरे, आधा दुआ वहां था, पानी गए न उबरे मोती मानो चून, ये रहीम का दुआ। तो देखो लगाना मात्रा सीख जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा दो आ चौपाई छंद सोटा रोला, कहीं कोई भी कैसा छंद आए आप कभी हमेशा जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब मैंने जो बताया, आ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और रे, इनको एक काउंट करते हैं, बाकी को 2 समझ लो। एक चंद्रमा जो चंद्र लगा रहता है उसको एक काउंट करते हैं। अब बाकी लगाते जाओ गिनती करते जाओ, पा बड़ी की मात्रा 2,
नी बड़ी है, ये एक आएगा इसमें ग, और ए देखो आ गया छोटी है तो 2 काउंट होगा, ना 1 हो गया, ऊ है तो ऐसा आ गया, वा 1, रा पे 2 मात्राएं एक ही, एक होती ना, ये देखो एक ही है तो भी 1 2 आता, तो रे, तो मो पे छोटा ओ आ गया, देखो इस पे भी 2 लगा है, ती पढ़िए स्वतः डबल लगेगा, तो जिसे गुरु बोलते हैं, तो इसको एस को क्या कहते हैं, गुरु, गुरु ठीक है, इसको 2 काउंट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लघु, बस इतना याद रखना, लघु छोटे वाले को होता है, और इसकी गिनती कितनी होती है 1, बस इतना ही काउंट कर लो, और फिर देखो इसमें, यहाँ इसका यहाँ तक 13 देख लो, और यहाँ तक देख लो 11, 11 यहाँ से ये रुका हुआ है, ठीक है, इतना जाना करो, तो यहाँ से आता 13 देखेंगे, इससे 11 देखेंगे इसको, तो पानी गए न उबरे मोती मानुस, अब ये 1 हो गया, ये अकेला हो गया, ये चापरू की मात्रा है तो ये 2 हो गया, देख रहे हैं, और ना अकेला है तो 1 लग रही है मात्रा, अब काउंट करो, 2 और 2 4 5 और 2 8 9 और 2 11, सॉरी 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 2 8 9 11 और 2 13 हो गई, देखो ये 13, पानी गए न उबरे, तो यहाँ रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ विराम अल्पविराम है, इसी को हम क्या करते हैं छंद में यति कहते हैं, रुक गए, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून, तो मैंने मोती से लेकर चून तक एक बार कहा है, तो ये चरण पूरा हो गया, इसलिए इसी को हम यति कहते हैं, और ये जो पीछे शब्द आते हैं, चून आया है ना, और अगले दो में सून आया था, दोनों में क्या हो गई, लय मिल गया, इसमें लय भी मिल गया, तो ये छंद रचना हुई ना, अब काउंट करो गिनतियों से, ये वर्णों से हम इतनी मात्रा से गिनती करते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं, तो समझ गए आप लोग दोहे को स्पष्ट चारों चरणों को, तो इसकी 11 मात्रा देखिए, 2 4 6 8 और 2 10 और 1 ना था, 11 हो गई, तो इसलिए क्या है, ये कौन से चरण है, तृतीय और चतुर्थ, मैंने जिस तरह बनाए थे, पहला पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ऐसे होते, तो ये 13 ही तो आएगी इसमें, और इसमें भी 13 होती है, और ऊपर वाले में 11 और दूसरे इनमें 11, समझ गए ना, यही इसका पहचान है, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, इस क्लास को एक बार समझ जाएंगे हमेशा, चाहे लंबी क्लास हो सकती है, जीवन भर रहेगा आपके स्मरण में, और याद भी करेंगे मास्टर साहब ने क्या सिखाया था, है? तो अगला देखिए क्या है, सोरठा, सोरठा बहुत आता है पेपरों में कि सोरठा की परिभाषा दीजिए, आगे इंटर में भी आएगा, बोर्ड की परीक्षा पहचान के लिए आ जाता है, 2 लाइनें दे देंगे और उसमें पूछेंगे इसमें बताइए कौन सा छंद है, तो आपको जानकारी होगी, मात्राओं को गिनकर तो जान जाएंगे कि ये दोहा सोरठा एक जैसे लगते हैं, केवल मात्राओं का अंतर है, अगर मात्राओं का गिनना सीख गए तो अब अंतर पहचान कर लाएंगे कि ये दोहा है ये सोरठा है, तो चलिए सोरठा के बारे में पढ़ते हैं, सोरठा जिस तरह दोहे का पढ़ा है, सेम क्या है इसका एक याद रखना, सेम इसका उल्टा होता है, तो सोरठा क्या होता है, सोरठा दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है, अब समझ लीजिए उल्टा क्या है, उसको पहले चरण में क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, 13 13 मात्रा होती है पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 11 11 होती है, सेम इसका उल्टा कर दो, वो पहले कर रहा था 13 + 11 24, और अब करेंगे 11 + 13, बस उतना ही अंतर है, सेम उल्टा है, पहले उसके पहले चरण में 13 कर रहे थे, और फिर 11 काउंट की थी हमने, अभी तो 24 की थी, और 24 इसमें होती है, ध्यान रखना, 24 इसमें होती है, और 11 पहले आएंगी, फिर 13 पीछे आएंगी, बस यही तो अंतर है, वो 24 ही मात्रा होती है, अब देखेंगे उदाहरण से, क्लियर हो गया, सीधा सोरठा दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है, अब परिभाषा देखिए, चरण भी समझ गए, मात्रा भी समझ गए ना, अर्धसम, अर्धसम ये कहते हैं कि आधे समान होते हैं, देखो ये 13 का है तो ये 11 का, आधे समान हो गए ना, तो ये यहाँ 11 है यहाँ 13 है, अगर दोनों समान होते तब कह देते 24 24 के 2 4 चरण है, या 12 12 के 4 चरण है, तो हो गया ना 12 और 24 2 48, तो 12 12 हो, इसलिए इसे हम सम नहीं कहते, और चौपाई को हम सम कहते हैं, उसमें 16 मात्राएं तो एक जैसी होती है, इसलिए उन्हें सम कहते हैं, और इनको अर्धसम मात्रिक कहते हैं, तो सोरठा की परिभाषा जानिए, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरणों में 11 11 मात्राएं, और दूसरे, यहाँ दूसरे शब्द है, थोड़ा नीचे आ गया है, दूसरे चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं, याद रहेगा, चलो जैसे हमने दोहा पढ़ा ठीक उसका क्या होता है, ये उल्टा होता है, अब आप हम एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो जाएगा स्पष्ट, और पुनः देखो, सोरठा की जो बनावट होती है ना, एक पंक्ति हो गई यहाँ से लेके, मैंने बताया था ऐसे विराम विराम आएगा एक, फिर ऐसे चलेगी पंक्ति, फिर एक विराम आएगा, फिर ऐसे चलेगी, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जब एक पूरी पंक्ति को पढ़ेंगे तो मात्राएं वही 24 ही होंगी, ध्यान रखना, कितनी होंगी 24, तो वो कैसे होंगी, वो 11 + 13 होंगी, बस इतना ही अंतर है, उसमें होती थी 13 11, और इसमें होंगी 11 + 13, बस इतना ही ध्यान रखना इसको,
दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो आप देखिए 11 + 13 = 24 मात्राएं। पहला और तीसरा चरण 11 मात्रा का। तो पहला ये हो गया, मैंने बताया था पहला ये चलता है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथी लाइन ये। तो इसलिए पहला तीसरा बोलते हैं। तो दोनों 11 11 हो रही है कि नहीं, देखो ये पहला और तीसरा चरण, एक अगला उसके ठीक नीचे तीसरा आता है, क्योंकि दूसरा आगे वाला चला जाता है ना। तो पहला और तीसरा चरण 11 मात्राएं, दूसरा और चौथा चरण 13 मात्राएं। हो गई 13 और 11 24। बस शुरुआत में तुक मिलता है, बस इसकी ये पहचान है कि थोड़ा शुरू में तुक मिलेगा, अंत में तुकबंदी आवश्यक नहीं है। मतलब दोहे के जैसा एक शब्द नहीं आएगा, कोई ऐसा वर्ड एक साथ एक जैसा नहीं आएगा, निश्चित नहीं है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, मात्राओं का साथ ध्यान रखना ही रखना है। अंत में ऐसा नहीं तुक ना मिले कहते हैं ये सौठा नहीं है, तो अंत में तुकबंदी आवश्यक नहीं है ये। तो जान गए सौठा की परिभाषा। अब उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा सोरठा। देखिए बिल्कुल स्पष्ट मात्राओं सहित किस तरह समझाया गया है। आपके हमेशा ऐसी किताबों में भी नहीं मिलेगा और ना कोई इस तरह समझा सकता है। क्लास की इतना आवाज़ फिर नो शोरगुल की वजह से टीचर डिस्टर्ब होता है, तो इससे बेहतर सुकून की कक्षा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देखिए अब इसको समझिए, मात्राओं के साथ समझिए। 11 और 13 काउंट करनी है हमें एक किसमें, एक चरणों में, दोनों चरण बताए मैंने, ये और ऐसे करके एक चरण होता है यहाँ पर, इसकी मात्राएं काउंट करनी है हमें। तो ये बड़े अक्षर की वजह से यहाँ नहीं आ पाया है, ध्यान रखना, इसको एक ही चरण है। मैंने बताया देखिए ये ब्राउन लग गया ना, यहाँ अगर कोमा लग गया तो ये आधा है और इसके बाद यहाँ पूरा है। एक लाइन है ये पूरी, है ना, किताब में जब लिखी होगी तो आधे कोमा के बाद एक लिखी होगी। क्योंकि आपको मोबाइल पर स्पष्ट देख सके, मैंने बहुत कोशिश की, कई बार बनवाई है स्लाइडें, गलती कर रहा था वो छोटी छोटी एनिमेशन स्पष्ट मोबाइल पर देख सके बच्चे दूर से। अगर कोई वर्टिकल भी देख रहा होगा ना सीधा मोबाइल खड़ा करके, तब भी स्पष्ट दिखने चाहिए। अच्छा, बहुत बारीकी से कोशिश की है समझाने की, ठीक। इस क्लास को ऐसे ही जाया ना करना, और सब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, है। तो जो जो सुमरत सिद्ध होई, ध्यान रखना, जो सुमृत सिद्ध होई, रुक गई, थोड़ा विराम था तो यति गणनायक करवर वदन। बस इतना ही कहने के बाद ये इसकी दो पंक्ति हो, दो चरण हो गए, मतलब एक पंक्ति सोठा की हो गई। अब काउंट करते हैं कि एक शब्द को, देखो बिखरे हुए शब्द लिखे ताकि तुम एक शब्द को, मात्राओं को समझो इसमें बन रही। तो जो पे देखो दो आ गई थी, दो आ गई। सु छोटा है तो एक आई है इसकी काउंटिंग, माँ पे छोटी मात्रा एक, रा अकेला है एक आ गया इसका, और ता अकेला एक, छोटी की छोटी थी, हो आ गया छोटा वो तो दो आएंगे कि नहीं। अब ये अकेला तो एक आया इसका, गा है तो एक आएगा इसका, ना है एक, ना मात्रा है या की तो दो आएंगे, या अकेला, ये अकेला एक, ये का अकेला, रा पर छोटी मात्रा एक है, ये भी एक है, ये एक है, एक तो दो आंख बीच के एक लगा दो ना। जहाँ हमें किसी बड़ी मात्रा लग रही है और छोटे ए और छोटा ओ और अंग, वहाँ दो काउंट करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा जीवन भर नहीं भूलोगे तुम मेरी इस बात को, गांठ मार के बन लेना। तो अब देखिए गणना करके देख लिया हमने, तो इसमें कितनी मात्रा थी, यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 8 और 10 और 11, ये देखो 11 11 बैठी है नहीं, 11 यहाँ लिख भी रहा है ये, देखो 11 मात्रा। और यहाँ से यहाँ तक ये 13 है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 13 हो गई यहाँ। तो इस तरह ये क्या हो गया, 11 और प्लस 13 बराबर 24, ठीक है। ये मात्राएं दोहे के बराबर ही है, कोई अंतर नहीं है, केवल उसमें क्रम बदल गया है, इसलिए इसको दोहे का उल्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में सोठा बिल्कुल आ गया, बिल्कुल दोहे जैसा ही है और उसका एकदम उल्टा है। और मैंने पूरी तरह कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है आपकी पूरी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तृतीय चरण समझा रहा है, अच्छी बात है। अगला देखिए, इसके जो दो चरण और बचे हुए हैं, तीसरा और चौथा चरण, उसमें भी 11 13 प्लस करके 24 आएंगे। तो करहु अनुग्रह सोई, रुक गए, यति आ गया, बुद्धि रसी सु भगुन सदन, बस इतना कहा है उसने। तो अब ज्यादा समय न लाकर लंबा हो जाएगा। अब काउंट कर लीजिए, 3 4 2 6 और 2 8 2 10 और 11 हो गई, यहाँ तक 11 हो गई। और यहाँ से संभालिए, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 हो गई। वो इसी बात को वो कह रहा है, 11 प्लस 13 तो 24 हो गई, मतलब नहीं 11। तो देखो समझ आ गया ना। इसी तरह 24 मात्रा हुई, 24 ही दो में होती है, 24 इसमें, केवल वो 11 13 चलती हैं, दो में 13 आगे और 11 पीछे, कुछ नहीं, इतना ही अंतर है। तो संकेत ग्रह के कारण पूर्ववर्ती नु गुरु हो गया है, द्वे के कारण वो गुरु हो गया है।
तो इसमें ये बता रहा है कि ये आधा अक्षर है ना, इसके लिए बा को डबल ले लिया है, ध्यान रखना इसको। पहले कहा था उसने कि अगर कोई आधा अक्षर आया है उससे पहले वाला डबल हो जाएगा, ये यहाँ सिद्ध हो गया ना। और वो देखो स्पष्ट भी कर रहा है इसी बात को ना। आप कहेंगे बा पर छोटी की मात्रा एक क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि इससे पहले आधा दा है ना, इसकी मात्रा की वजह से यहाँ दोहरा हो गया। ऐसे ही अनुग्रह में ये रावण राय, इसकी मात्रा इसके साथ करके डबल काउंट हुई है, तो ना पर दो को काउंट किया गया है, ध्यान रखना इस बात को है। तो ठीक है बच्चों, अब आप सोरठा को समझ गए। अगला देखते हैं चौपाई, बहुत महत्वपूर्ण छंद है ये चौपाई। तो इसको समझते हैं। पूरी रामचरितमानस आपको पता ही है, इसी में लिखी गई है, पूरी इसी में चौपाई में लिखी गई है। तो राम नाम काहे को नहीं व्यापा, ठीक है, चौपाई सारी पढ़ेंगे तो उसमें ये चरण मिलेंगे। तो चौपाई की पहचान देखिए, चौपाई में क्या है। अब चौपाई छंद को जानेंगे, दोहा सौठा चौपाई। तो चौपाई सबसे लोकप्रिय है, गाते हैं लोग, तो इसीलिए क्या लिख रहा है, चौपाई सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध सममात्रिक छंद है। सम मतलब समान है, समान का मतलब जैसे मैं चरण बता रहा था ना आपको, इस तरह। तो इसके सभी चरण क्या है, बराबर होते हैं। तो बराबर की वजह से ही क्या है, ये सारे सभी चरण ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, इसलिए 1 3 या 2 4 नहीं कहेंगे, इसलिए सभी सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब है सबके अंदर ये 16 मात्रा होती है प्रत्येक पंक्ति में, ठीक, याद हो गया। तो आप प्रत्येक पंक्ति में 16 चरण या पंक्ति कह लो या चरण में, तो प्रत्येक चरण में इससे क्या होती है, 16 मात्रा होती है। 2 चौपाई होंगी तो 32 हो गया, 4 चौपाई एक साथ ले लेंगे तो और 4 बार आएगा। तो इसके कोई ऐसे चरण नहीं, प्रत्येक चरण की एक मात्रा याद रखना पड़ता है, 16 मात्रा होती है। यह एक, अब चौपाई की परिभाषा देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या है, जगण और तगण का होना वर्जित है। ये सब तगण जगण पगड़ इंटर में जान पाओगे, ये बता रहा है कि इसमें अंत में जगण और तगण और ये नहीं होना नहीं चाहिए, वर्जित मना कर रहा है इसके। तो ये वर्जित कर रहा है, अंत में नहीं होगा। तो अधिकतर अंत में देखा होगा आपने गुरु शब्द आता है, पीछे 2 मात्राएं आएंगी, राम राम नाम काहे को नहीं व्यापा, ठीक है, ऐसे आता है कि नहीं। तो 2 चौपाइयों के अंत में हमेशा ज्यादातर गुरु आता है। तो ये जब बता रहा है जगण और तगण नहीं आएगा, जगण जमाता राज भाण सलगा, इससे एक सूत्र बनता है, उसी से ये गण बनते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे इसे और विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ तक समझ गए, चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक 16 मात्राएं होती हैं, और ये एक सममात्रिक छंद है। अब देखिए छोटी सी परिभाषा माध्यम से, चौपाई सममात्रिक नियम क्या है, 16 चौपाई बराबर 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है, ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं। सभी चरण समान होते हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सम्मानित समान, ये तो आपने उपसर्ग ही पढ़ा है संस्कृत का सा। तो समान चरण के होते हैं, सभी चरणों में 16 मात्रा होती है। अब एक चरण के अंत में सामान्यतः अंत में 2 गुरु होते हैं, मैं बोल रहा था ना 2 मात्राएं होंगी, अब आगे जाके बताएंगे हम लोग, ठीक है। होने से छंद अत्यंत सुंदर लगता है। आपने देखा है कि जब छंद पढ़ते हैं ना, चौपाई जो भी पढ़ते हैं, तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपत आफत काल परखे उचारी, तो देखो नारी शब्द आया, चारी आया, तो नारी पर भी 2 और 2 मात्राएं, चारी पे भी 2 और 2 गुरु हो गए ना। तो इस तरह कोई भी आप उठा लीजिए चौपाई, तो इसीलिए उसमें सुंदरता आ जाती है। पीछे गुरु आते हैं 2 दोहरे गुरु आएंगे, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज का हेकु नहीं व्यापा, तो या पाप आ गया, और भौतिक तापा उस पे भी देखो 2 ऐसा आ रही है ना। तो इस तरह 2 गुरु आते हैं, कहीं चौपाई आप उठा देना सुनते हैं, तो इससे इसी बात को कह रहा है कि सामान्य से अंत में 2 गुरु होने से छंद अत्यंत सुंदर लगता है। इसलिए जब चौपाई आते हैं तो लोग आराम से सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ होता है तो गंभीरता पूर्वक सुनते हैं, क्योंकि उनकी चौपाई में लय होता है। लास्ट में 2 गुरु की वजह से ही ये चौपाई अच्छी लगती है। समझिए ये गुरु क्या है, कैसे आते हैं। तो जो बड़ी मात्रा होती है उनको गुरु कहा जाता है छंद के अंदर। तो आइए आगे चलते हैं, चौपाई को उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। चलिए अब देखिए उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। चौपाई उदाहरण, ठीक है, मात्रा गणना तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रथम और द्वितीय चरण लिए हैं अभी इसमें ना, तो किस तरह संभालते हैं इनको। प्रत्येक चरण ले लो, 4 चरण ले लो, हमेशा सभी 16 के होते हैं, तो कोई किंतु परंतु ही नहीं, क्या है इसमें दोहा चौटा इतना कोई किंतु परंतु नहीं है कि इसमें 2 13 होंगे 11 होंगे, सब में 16 होते हैं। अब देखो
काउंट करके। बंध्यो गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। देखो तैयार लय आ रही है कि नहीं, तुक भी आ रहा है, लय आ रही है, तो ये सारी इसी क्या है, छंद के लक्षण है, इसीलिए छंद है। और छंद में क्या है, चौपाई। चौपाई सुंदर क्यों लगती है, देखो दो गुरु आ रहे हैं, आया देखा ना, दो ऐसे। इन्हीं को कहते हैं कि जब हम चौपाइयों को पढ़ते हैं ना, तो चौपाई पढ़ने से क्या है, जो लय आती है हमें सुंदर लगता है। इसलिए देखना आराम से 2-4 घंटे 10 घंटे की जो कथा होती है रामचंद्र माने, लोग बड़े तल्लीन था, तो पूर्व संध्या खाना पीना सब भूल वाले बढ़ते हैं, बड़ा रस आया आनंद। तो रस क्या है, आनंद भी, रस आनंद देता है, ऐसे छंद भी क्या है, आनंद देता है, और हमें प्रसन्नता लगती है। गाने वाने सुनते हो ना तुम, क्या अच्छे, कोई कथा सुनाए तुम्हें रनिंग में, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा होगा, और काम कीजिए कोई मैं गाना गाता तो बहुत बात तल्लीनता से सुनते हो लोग। यही है ना, तो छंद है ना, सुंदर लगता है सुनने में, कर्णप्रिय होता है। और ये रूखा रूखा सा लगता है, जो बातें कहना है, लेक्चर देना, ये तो तुम लोग चलो काम की चीजें जब पढ़ रहे हो, और कोई भी भाषण दो तो क्या सुनोगे, तुम लोग नहीं सुन पाओगे, क्या है सब तो कोई गाय सुनेगा ना, तो यहाँ से ही मेरी आवाज को सुनेंगे आप लोग। तो यही है कि छंद लोकप्रिय होता है और आपको आनंदित करता है। आइए अब देखते हैं चौपाई की, इसके मात्रा गणना के आधार पर हम इसको सिद्ध करते हैं। 16 मात्राएं। तो बंधु, अब देखो बा अंक बिंदी आई तो एस मान लिया, दा एक माना है, ये देखो चंद्र बिंदी है, इसको देखो डबल माना है बिंदी की वजह से, और इसको चंद्र बिंदी की वजह से देखो एक माना है। क्लियर हो गया तुम्हारा कि अंक बिंदी आए उसे 2 काउंट करेंगे, और चांद की जो आएगा चंद्र बिंदी, उसे हम 1 काउंट करते हैं। क्लियर हुआ। बंधु में दा एक हो गया, रू एक, रू में एक हो गया, पद पदम परागा, देखो रागा तो 2 ऐसा आ गए, सु छोटी होगी है तो ये आ गया, रू छोटी की मात्रा, ची छोटी की मात्रा एक, और ये बाप है आगे तो ऐसा हो गया। ये एस, ये सा रा स, आ और नु और रा। देख रहे हैं अंत में 2 गुरु हैं, इसलिए रा गा में 2 एस और 2 एस, कितनी अच्छी लगी है। अब मैं गा के बताऊं, बंधव गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबस सरस अनुरागा। तो इस तरह पीछे जोड़ देना होता है, और इसी से लय बन जाती है चौपाई में, और इसीलिए हमें सुंदर लगती है चौपाई। ये इस इन्हीं को हम कहते हैं 2 गुरु आते हैं, देखो 2 गुरु और रागा, ये रागा 2 गुरु। तो इस तरह चौपाई को क्लियर समझ गए, चौपाई की पहचान, चौपाई की मात्राएं। तो इसमें भी 16, इसमें भी 16 काउंट कर लिया, 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 तो 14 तो 16 हो गया, ऐसे ही 16 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी क्लास लंबी हो गई, और बच्चों आपने तल्लीनता से सुना, और मैं अपना फोटो के साथ लाइव भी आया हूँ, और वहाँ अच्छा नहीं लगता, नीरस सा लगती होती सुनते सुनते, तुम्हें सोचा चलो आज अब लाइव फोटो के साथ आपको क्लास जैसा माहौल होगा, तो चलो फोटो लगा दिया अपना है। अच्छा है, अपने प्रिय बच्चे के देखते हैं हम, आप देखते रहेंगे, हम तो आपको नहीं देख पा रहे हैं, पर जब आप वीडियो देखेंगे तो हमारे हाव भाव बताने का लग जाते हैं ढंग। यही वजह से आप, आपकी लोकप्रियता मुझे बनी रहती है, और मैं बहुत खुश रहता हूँ। इसी की वजह से ही आप लोगों के लिए मैं अपना ये प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आपकी छुट्टियाँ यूँ ही नहीं जाया करें। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं चौपाई के उदाहरण में। अगला 2 चरण और ले लिए उसने। तो अमीय मरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परवारु। क्या क्या चौपाई है देखने के लिए, आगे रू है, समझ गए ना, ये इसके नीचे फोटो के नीचे आ गया रू है। तो चारू और वारू बोला ना, इस तरह एक से शब्द आएंगे, तो ये चारू हो गया, सुंदर को कहते हैं अमीय मरि, अमीय मूर मैं चूरन चारू, समन सकल भव भव रुज परवारु। तो परिवार के बारे में बता रहे हैं कि अपने मतलब व्रत भी हो जाता है। ये तुलसीदास की रचना है, चौपाई कहाँ है, रामचरितमानस से उठाई गई है। तो आप मात्राओं पर ध्यान दीजिए, अर्थवाद में 1 2 3, और ये 2 की हो गई, फिर 1 1 1 लिख लिया है, बड़ियों की मात्रा 2 लो ली, आ रा ना चाप है, देखो 2 गुरु, 2 गुरु हुए, और वो इसी बात कह रहा था, ये रू है ना, आगे लगा दो, रू लगा दो नीचे, और इस पे भी एस लगा दो। तो ये 2 गुरु हो गए ना, मेरे फोटो के नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरह परिवारू शब्द दिया गया है। तो चौपाई क्लियर हो गया, सम इसमें 16 मात्राओं की काउंट करके देख लो, और अरे हाँ 16, और इधर इस नीचे वाली लाइन भी 16 होंगे। तो इस तरह हम चौपाई को समझ गए। कभी भी पंक्ति लाइन में आ जाए तो बताइए इसमें कौन सा छंद है, आप उस समय देखकर नहीं पहचान पाएंगे। हो सकता है आप गुरु समझ के देख लें, फिर भी एक बार चेक कर लेना। हमेशा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पेपर में इतने एक चरण दे दिया जाएगा, दोहे का दें आप, चौपाई का या सोरठा का एक चरण देता है, मतलब ये इतना आधा चरण आधी लाइन देगा, उसी में निकालना है तुम्हें कौन सा छंद है। तो आज क्लियर हो गया बच्चों, समय लगा, पर आप पूरी तरह से छंद को बहुत बारीकी से समझ गए, और आप सब, उम्मीद है आप सबकी समझ में आया होगा। और लास्ट का अंतिम छंद रह गया है रोला। तो रोला को समझ, रोलाता भी है, रोला भूल जाते हैं, नाम से भी रोला है, नाम भी रोला है, रुलाएगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें भी। तो रोला भी एक क्या है, सम मात्रक छंद है, जैसा चौपाई है ना,
ऐसे ही सेम उसी की तरह है। इसलिए दोहा को पढ़ो, दोहा का उल्टा छंद कर दो, सोठा कर दो। चौपाई को पढ़ो, चौपाई जैसा रोला कर दो, 24-24, उसमें 16 होते हैं, एक समान होता है, ये 24-24 एक समान होता है। तो देखिए इसमें थोड़ा अंतर है, बताएंगे आपको। जो गीतों में काफी प्रयुक्त होता है, रोला, ये भी चौपाई की तरह लोकप्रिय है, एक छंद है। रोला की परिभाषा देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब इसमें समान मात्राएं, देखो 24-24, वहाँ 13-11 ऐसा नहीं, अलग अलग थी, ऐसे 24-24 की वजह से, समानता की वजह से इन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो प्रत्येक चरण में क्या है, अब मैं इसको फोटो को आगे ले जाता हूँ तभी समझ। मात्राओं पर यति होता है, तो ये कह रहा है कि 11 और कितने पर, 13 पर। ये कह रहा है 11 और 13 पर क्या होता है, अरे 11 और 13, 11 और 13 पे क्या कह रहा है, यति की कह रहा है। ठीक है, वहाँ ठहराव होता है। यति का मतलब मैंने बताया था कि 24 तो होती है, पर एक 11 पर और एक 13 पर ठहरना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 और 13 तुमने किसमें पढ़ी थे, सोरठा में। किसमें पढ़े थे, सोरठा में। तो इसका मतलब सीधा सीधा लगा सकते हो आप लोग कि दो सोरठा मिला दिए जाए तो शायद रोला हो जाएगा। हो गया ना, देखो सोरठा से कनेक्ट है कि नहीं, इसलिए रोलाता है। कभी दोहा में कंफ्यूज करता है समझ गए ना, नाम रोला, तो रोना मत इसको देखकर। तो ये इसमें क्या है, टेंशन देता है ये इसी बात की। तो पता नहीं अब कभी लाइनें आ गई तो आप समझेंगे कहीं सोरठा तो नहीं है, रोला तो नहीं है। तो ये 11 और 13 पर यति देता है, और यति इतना रुकावट देता है, ये इसकी पहचान है। 4 चरण होते हैं इसके अंदर। आइए और इसको मात्राओं के रूप में देखते हैं उदाहरण सहित। चलो अपनी छवि को नीचे लाएं। ठीक है बच्चों, अच्छा लग रहा है ना तुमसे आज रूबरू मिलके, मुझे भी अच्छा लग रहा है। काश तुम लोग यहाँ सामने दिखते हैं, बिल्कुल क्लास में और इसमें कुछ अंतर ही नहीं रह जाता। तो देखिए रोला, रोला उदाहरण देखिए, मात्रा सहित प्रथम चरण। तो पहला चरण आपने देखा है, इसका देखें 11, उसने कहा है कि 11 और 13 पर यति होती है, मतलब ठहराव होता है। देखो ये डॉट दिख रहा है ये लाल रंग में, यही क्या है, यति, इसी को ठहराव बोलते हैं। और आगे अगला भी ठहराव यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए विराम पाएगा तुम्हें। तो अगली लाइन हो जाएगी तो कभी कभी डबल विराम पड़ता है, डबल डलना पड़ता है। तो इस तरह देखिए मात्रा में करना। उठो उठो हे वीर, इतना कह दिया, यहाँ रोकना है। आज तुम निद्रा त्यागो, ठीक, किसी को पुकारते हुए कह रहा है कि ए वीर अब तुम उठो, नींद से जागो, अब तुम अपनी नींद को त्याग कर खड़े हो जाओ। तो ये इसमें देखो उठो, दो हो गया, ये उठो, ऊ छोटा है दो, ए छोटी दो हो गया, बी दो हो गया, एक हो गया। तो मात्राओं को ध्यान से देखना कैसे लगती है। बड़ा है एस, जा है एक लग गया, तू एक लग गया, म मी, ना पे देखो। अब ना पे आप कहेंगे एक छोटी पे क्यों लगाए, अब देख रहे हैं ये रा उड़ा हुआ है, ये रा दा पे रा, जबकि ये पूरा ये दा आधा है, रा में ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे है और उससे आगे नहीं है, ये निद्रा ऐसे लिखी जाएगी। और आप ये द्रा छोटा समझ रहे हैं, इसी को पूरा मान, जबकि यही पूरा है, इसको देखने में छोटा लग रहा है, उल्टा चलता है हिंदी का नियम। जबकि इसमें दा छोटा है, ये हलंत लगाया मैंने निद्रा। निद्रा को जब मैं खोल के लिखूंगा इसको तो ऐसे लिख पाऊंगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो दा को जोड़ पढ़ने के लिए नी पर जोड़ दिया गया, निद्रा, द्रा हमने एक साथ कह दिया, क्योंकि हलंत है, झटके से बोलना, रा पर जोड़ है, रा छोटा भी हो सकता बड़ा भी हो सकता, तो ये एस पहले से ही अब बड़ा आकार दंड लग रहा है, तो ये इसका एस आ गया, इन दोनों का मिलके एक एस आ गया, समझ गए ना। निद्रा में ये इसलिए ना पर ये एस लिया है, दो मात्रा काम की है। त्या, अब त्या आ गया ना, ये या पहले से ही दो है, तो इस पे क्या कर दिया, इस पे त्या का कोई महत्व नहीं रह जाता, अगर एक होता तब हम इस पे अगले वाले पर डबल करते, फिर ये आकार डंडा नहीं होता ना, इसके ता इसमें देता, धन इसकी काउंटिंग इसमें देता, ये अगला विषय, ठीक है। ता और या में मिलके दो हो गया, और गो सीधा गो की मात्रा है तो गो हो गया। तो इस तरह देख लिए, 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 हो गया। वो इसी बात को कह रहा था कि 11 पर रुकना पड़ेगा, और 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, और आगे 13 पर रुकना पड़ेगा, तो हो गया 13, और यहाँ तक ये 11 हो गया। इसी बात को वो कह रहा है, पहला चरण 11 प्लस 13 बराबर 24 मात्रा। तो इस तरह ये 24 मात्रा का क्या हो गया, एक रोला का। समझ गए बच्चों। तो आगे चलिए, अब अगले चरण बताएगा रोला के। बहुत क्लियर है, समय तो लग रहा है, तो बच्चों आपकी ये क्लास बहुत लाजवाब होगी है, बहुत कुछ सीख पाएंगे इस क्लास में आप, अगर आपने पूरा इस समय क्लास को दिया है तो आप भी याद रखेंगे, ठीक, इस क्लास में सर ने क्या बताया। तो आपको यही गुजारिश है, आप लोग इसे शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा, आप दोस्त आपके दोस्त भी जाने,
मिलने जुलने वाले, और मुझे भी हौसला मिलेगा और आगे जाके और बड़ी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो रोला का उदाहरण में देखिए दूसरा चरण वो सेम ही है, 11-13 पर रुकना पड़ेगा और 24 मात्रा होंगी। संभाल लो इसे। बनो वीर रणधीर, रुक गए हम थोड़ी देर, देश हित के हित जागो। मतलब पहले वो कह रहा था उठो अपनी वीर को त्याग के, और बनो वीर मतलब वीर रस का उदाहरण है, सीधा सीधा रस पूछूं तो इसमें वीर रस का उदाहरण है। अब छंद की तरफ चल रहे हैं तो रोला है। अब ये कह रहा है 1-2 हो गया, बी पे 2 हो गया, रा। अब देखो दो इसमें सही है, एक हो गया, एक एक, ये डी पे 2 हो गया, एक हो गया, ठीक है। इससे 2 एक एक, ता का, और ये देखो के ही छोटी है तो बड़ी छोटी की मात्रा 2 हो गया, ता पे 1 हो गया, जा, और गा पे तो जागो। तो हो गया, ये संभाल लो। 2 और 1 3 और 5 6 7 8 10 और 1 11, 11 यहाँ तक हो गई जो मैंने को मिलाया। और 2 3 4 5 और 2 7 और 8 2 10 2 12 और 13, 13 यहाँ तक हो गई। इसी बात को देखो कह रहा है वो, पहले कितनी आएंगी, 11 आएंगी, और उसके बाद की जो चरण होगा उसमें 13 होंगी, टोटल कितना होगा, 24 होगा, और 24 है तुम्हारे सामने। तो इस तरह हमने बताया कि रोला के जो प्रत्येक चरण है, पहले चरण में और दूसरे चरण में, चौथा जितने भी चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और इनके प्रत्येक चरण में क्या होती है, 24-24 मात्राएं होती हैं। और 11 और 13 पर यति होती है। यति मतलब ठहराव, इसी को हम ठहराव बोलते हैं जो कोमल लग रहा है। तो बच्चों समझ में आ रहा है कुछ नहीं कि वैसे ही हम लोग मेहनत करने लग रहे हैं। बताइए, कमेंट किया करो बच्चे, कमेंट नहीं करते हो, मैं अपनी वीडियो बना के दे देता हूँ, तुम कुछ भी कमेंट करो, समझ में ये नहीं आया मतलब, या बोले कम, या तेज आवाज नहीं, या आपने स्पष्ट नहीं समझाया, या आपका कैसा हमारा जो पढ़ाना है आपको कैसा लगा, ये बातें आप कमेंट में करो, तभी हम जान पाएंगे कि, और इससे और अच्छे अच्छा हमें मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो बना पाएंगे। तो अब देखिए सार देख लीजिए इनका, शॉर्ट में सार दिया गया है कि सभी छंदों के, अब जो चारों चरण के छंद हो गए ना, चारों छंद हो गए, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। अब इनको थोड़ा शॉर्ट में और बता रहा है आपके पुनः स्मरण के लिए। तो सभी छंदों को यहाँ देख, सुनो इसको, सभी छंदों की तुलना कर रहा है, तुरंत रिवीजन, फास्ट डिवीजन है ये। तो देखिए छंद का नाम है दोहा, सोरठा और चौपाई, रोला हुए। अब दोहे पे चलते हैं। अर्ध सम्मात्र का मतलब आधा समान है, देखो 13 11, अब 13 13 होती तो समान कहते, पहले 13 आएंगे फिर 11 आएंगे, पहले तीसरे में 13 और दूसरे चौथे में 11, तो 24 मात्रा होती है, बता रहा है। सोरठा में क्या होता है, अर्ध समय, ये दोहे की तरह आगे 11 13 पीछे वाले होंगे, समझ रहे हैं इसको। तो क्या होंगी, 24 इसमें होंगी। चलो इस छवि को उधर ले जाए तभी आप समझ पाओगे। चलो वहीं वहाँ ठहरो, ठीक है बच्चों। अब हम चौपाई पे चलते हैं। चौपाई पे क्या है, अरे इसको हटाओ ना, तुम्हें हटाओगे। चौपाई पे सममात्रिक, ये समान मात्रा का मतलब हम सभी की चरणों की मात्राएं समान होती हैं, जैसा कि देखो प्रत्येक समान रूप में 16-16 मात्रा होती हैं, 16 मात्राएं, ठीक, प्रत्येक चरण की। अब ये नहीं कह सकते प्रथम और द्वितीय चतुर्थ चरण, ये प्रत्येक चरण की 16 मात्रा होती हैं। रोला देखिए सममात्रक है, ये 2 समय, ये 2 अर्ध समय, तो 24 मात्राएं होती है, परंतु बता रहा है वो एक ठहराव होता है ना, 11 और 13 पर यति होती है, 11 आएंगी फिर रुकना पड़ेगा, फिर 13 आएंगे, इस तरह 24 तो होती है इसमें, और ये कह रहा है कि 11 और 13 पर यति होती है। अब क्लास पूरी होगी बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक सुना, और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें इसे, अगर समझ में ना आए तो डिवीजन करके देख सकते हैं। तो अगला इस तरह है, आज की ये क्लास पूरी हो जाती है। तो छंद को किस तरह समझा आपने, जो भी वीडियो को देखकर बताना, आप लोग जो भी है कमेंट करना, और लाइक शेयर करते हुए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, अगली कक्षाओं में मिलेंगे।